तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने डेटा साइंस जो हमारा था उसके 3 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक सीरीज में सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको इनको देखना है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। एक एक पॉइंट के एक एक लाइन के मतलब को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड सर्कल में। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है हेड ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो होता क्या है, ये कह रहा है कि द हेड ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स बिल्ट अराउंड द अपाचे हेड ऑफ टू एनहांस स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, क्यूरिंग एंड एनालिसिस। समझिए मतलब, यानी जो आपका हेड ऑफ इकोसिस्टम है वो किस चीज को कंसिस्ट करता है, टूल को कंसिस्ट करता है और फ्रेमवर्क को कंसिस्ट करता है, जो किसके अराउंड बने होते हैं। अपाचे जो हेड ऑफ होता है उसके अराउंड बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डेटा के स्टोरेज को एनहेंस करते हैं, उसके प्रोसेसिंग को एनहेंस करते हैं, उसके एनालिसिस को एनहेंस करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेल हेड ऑफ प्रोवाइड्स, यानी जब हेड ऑफ प्रोवाइड होगा तो एचडीएफएस स्टोरेज के लिए काम करेगा, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए, यार्न आपका रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पे काम करेगा। एंड अनदर इकोसिस्टम टूल्स help to perform the SQL queries, real time access and data ingestions and more। यानी आपका जो अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग इकोसिस्टम टूल है, उसका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कोई एसक्यूएल क्वेरी करेगा, कोई रियल टाइम एक्सेस करेगा एंड मोर। ओके, दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला आपका आता है अपाचे हाइव, दूसरा आपका आता है अपाचे बेस। अपाचे हाइव की हम बात करें, इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि अपाचे हाइव इज अ data warehouse software built on top of Hadoop that allow user to query large data set using SQL like structure called HiveQL। यानी जो आपका अपाचे हाइव है एक प्रकार का डेटा वार हाउस सॉफ्टवेयर है, जो बनता है कहाँ पे, टॉप ऑफ द हेडॉप में बनता है, जो अलाउ करता है यूजर को कि वो क्यूरी कर सके लार्ज डेटा सेट को। यानी क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सके यूजिंग द एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज, जिस एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, HiveQL बोलेंगे। ठीक है ना। और ये कन्वर्ट करता है एसक्यूएल क्यूरीज को इनटू द मैप रिड्यूस जॉब। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि वाई हाइव, यानी आखिर क्यों हाइव हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेडॉप ओरिजिनली रिक्वायर्ड जावा प्रोग्रामिंग फॉर मैप रिड्यूस, यानी जो हेडॉप है वो ओरिजिनली रिक्वायर्ड करता है जावा प्रोग्रामिंग को, किस चीज के लिए, मैप के रिड्यूस के लिए। और हाइव मैप जो है हेडॉप वो एक्सेसिबल होता है किसके द्वारा, ड्यू टू द एनालिटिक्स, नॉन प्रोग्रामर्स, एसक्यूएल यूजर्स। अब कुछ की फीचर्स दिए गए हाइप के। तो एसक्यूएल लाइक क्यूरी लैंग्वेज होता है, ये सुटेबल होता है बैच प्रोसेसिंग के लिए। ये स्टोर करता है मेटा डेटा को मेटा स्टोर में, और ये वर्क करता है कि स्ट्रक्चर डेटा पे, और ये स्कीमा ऑन रीड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कि हाउ हाइव वर्क, यानी आखिर हाइव वर्क कैसे करता है। तो ये सबसे पहले यूजर राइट द हाइव क्यूरी लैंग्वेज, यानी जो आपका यूजर है सबसे पहले हाइव करेगा, यानी हाइव क्यूरी लैंग्वेज को क्या करेगा, लिखेगा। देन आफ्टर हाइव जो होगा वो कन्वर्ट होगा क्यूरी में इनटू द मैप रिड्यूस जॉब, और जो जॉब होगा वो एग्जीक्यूट होगा हेडॉप क्लस्टर में, और देन आफ्टर हमें जो रिजल्ट होगा रिटर्न होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है जो कि हाइव के अंदर आते हैं। हाइव क्यूएल इंटरफेस आता है, मेटा स्टोर होता है जो स्टोर करता है स्कीमा इंफॉर्मेशन को, ड्राइवर होता है जो मैनेजेस करते हैं लाइफ साइकिल को क्यूरी के, और ये एग्जीक्यूशन इंजन भी इसके अंदर एक कंपोनेंट आता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, डेटा वारिंग हाउसिंग के अंदर इसका यूज हम करते हैं, लॉग एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर यूज होता है, रिपोर्टिंग के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर। अब लिमिटेशंस दिए गए हैं हाइव के, ये सुटेबल नहीं होता रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, हाई लेटेंसी, नॉट आइडियल फॉर द ओएलटीपी, यानी ये एक ओएलटीपी के लिए बेहतर नहीं होता, आइडियल नहीं होता। अब हमारा आता है अपाचे एच बेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपाचे एच बेस इज अ नो एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एसडीएफएस, यानी जो आपका अपाचे बेस होता है वो एक प्रकार का नॉन स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो बनता है कहाँ पे, जो आपका हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है उसके हमेशा टॉप में बनता है। क्लियर। ये डिजाइन होता है किस चीज के, रियल टाइम रीड राइट एक्सेस के लिए टू द लार्जर डेटा सेट। अब यहाँ पे आता है कि वाई एच बेस, यानी आखिर एच बेस का यूज हम क्यों करते हैं। तो एच डी एफ एस इज गुड फॉर बैच प्रोसेसिंग, बट एच डी एफ एस आपको पता है कि वो बेहतर है, वो अच्छा काम करता है, लेकिन इट कैन नॉट अपडेट रिकॉर्ड इजिली, यानी ये जो रिकॉर्ड है उसको इजिली अपडेट नहीं करता, ये सुटेबल नहीं होता रैंडम एक्सेस के लिए। और एच बेस जो होता है वो सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को, यानी इनके अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये क्या करता है, सॉल्व करने का काम करता है। क्लियर।
अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, की फीचर्स दिए गए हैं एच बेस के। आप की फीचर्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इसके की फीचर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, यानी ये क्या होता है, ये कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रियल टाइम एक्सेस, यानी यहाँ पे रियल टाइम एक्सेस मिलता है। अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, ये हैंडल करता है बिलियंस ऑफ रोज को, और ये स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है ना। एच बेस के आर्किटेक्चर कंपोनेंट की बात करें तो एच मास्टर आता है जो मैनेज करता है क्लस्टर को, रीजन सर्वर आता है जो क्या करता है, हैंडल करता है, किस चीज को हैंडल करता है भाई, तो ये किस चीज को हैंडल करता है, डेटा के स्टोरेज को हैंडल करता है। उसके बाद जो कीपर आता है जो कोऑर्डिनेशन सर्विस के तौर पे काम करता है और रन ऑन एचडीएफएस, ठीक है ना। अब डेटा मॉडल आता है एच बेस के अंदर, टेबल, रो की, कॉलम फैमिली, कॉलम्स, टाइम स्टैम्प, एंड अनलाइक ट्रेडिशनल आरडीएमएस में नो ज्वाइन, नो एसक्यूएल कॉम्प्लेक्स और स्कीमा फ्लेक्सिबल, इसके अंदर ये चीजें होती हैं। अब डिफरेंस हम देख लेते हैं, हाइप एंड एचबीएस के डिफरेंस क्या होते हैं। टाइप की बात करें तो ये डेटा वार हाउस का टाइप होता है, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पे हाइप क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पे एपीआई बेस्ड, ये बैच, ये आपका रियल टाइम एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, रैंडम रियल टाइम राइट, ये हेडऑफ, एचडीएफएस, ओलैप एंड ओएलटीपी, क्लियर। व्हेन टू यूज हाइप, हाइप का हम कब यूज करेंगे, जब लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस होगा तब, बैच रिपोर्टिंग जब होगा तब, और डेटा वारहाउस सॉल्यूशन करना होगा तब। अब एच बेस का यूज कब करेंगे, जब रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करना हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम पे काम करना हो, या फिर रैंडम एक्सेस पे काम करना हो तब। अगला टॉपिक हमारा है एच बेस यूज केसेस, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, जैसे फेसबुक ऑन हेल्थ केयर में कैसे इसका यूज होगा। तो एच बेस का यूज फेसबुक के अंदर देखिए, फेसबुक नाउ द पार्ट ऑफ मेटा, आपको पता है कि आज के दौर पे जो फेसबुक है उसको मेटा ने कैरी कर लिया है। वन वाज द मोस्ट अर्लीस्ट एडॉप्टर एंड कंट्रीब्यूटर्स टू हाइप, यानी ये जो है हाइप को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला एक बेहतर बन चुका है, ठीक है ना, बन चुका है। वाई, पहली कारण यहाँ पे ये है दिया हुआ है कि फेसबुक जो है वो जनरेट करता है बिलियंस ऑफ यूजर इंटरेक्शन को डेली। आपको पता है कि डेली लाखों करोड़ों बिलियन में क्या होते हैं, आपके जो यूजर के इंटरेक्शंस होते हैं वो जनरेट होते हैं, आपको पता है। क्लिक स्ट्रीम डेटा होता है, लाइक शेयर कमेंट, ये चीजें होती हैं। एड परफॉर्मेंस डेटा है कि नहीं, तो ये चीजें होती हैं। तो ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो कुड नॉट हैंडल करता है सच मैसिव डेटा को एफिशिएंटली, यानी जो ट्रेडिशनल डेटा है वो इस चीज को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकता, है कि नहीं। अब मान लीजिए जब नहीं हैंडल कर सकता तो चीजें कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेके चलनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे हाउ फेसबुक यूजेस हाइप, पहला आपका आता है लॉन्ग डेटा एनालिसिस, यानी ये स्टोर करता है यूजर के एक्टिविटी को लॉग्स इन हेडऑफ, यानी जो आपके यूजर के एक्टिविटीज हैं उनको ये लॉग करता है हेडऑफ में, एंड यूज करता है हाइप क्यूएल को एनालाइज करने के लिए यूजर के बिहेवियर को, यानी यूजर का बिहेवियर क्या है, किस चीज के प्रकार के कंटेंट को वो देख रहा है, कौन कौन से फ्रेंड को वो फॉलो कर रहा है, ये चीजें होती हैं। एड एनालिटिक्स दूसरा है मेजर एडवर्टाइजमेंट परफॉर्मेंस, यानी एडवर्टाइजमेंट परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए एनालाइज करना इंप्रेशन को, क्लिक को, रेवेन्यू को। यूजर बिहेवियर एनालिसिस, यानी आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स को, इंप्रूव करना जो भी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है जिससे कि यूजर को उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से चीजें प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। डेटा वारहाउसिंग, यानी सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा, जनरेट करना बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को। बेनिफिट क्या है, इजी एसक्यूएल क्यूरी यहाँ पे हो जाता है, ये हैंडल करता है पेटाबाइट ऑफ डेटा को, ये स्केलेबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिटिक्स होता है, क्लियर। चलिए अब हमारा आता है हेल्थ केयर के अंदर कैसे यूज होगा। तो कह रहा है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जनरेट द मैसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। आपको पता है कि हेल्थ केयर से बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा निकल के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात करें, ईएचआर की, मेडिकल बिलिंग रिकॉर्ड की बात करें, बिलिंग होता है ना, कोई चीज का बिलिंग हम निकालते हैं, मेडिकल में दवाई खरीदते हैं तो बिलिंग निकलता है कि नहीं। लैब रिपोर्ट वो भी आपका एक बिल के तौर पे काम करता है। इंश्योरेंस क्लेम हो गया, है कि नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह रहता है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, तो ये चीजें होती हैं। पेशेंट्स की हिस्ट्री, यानी पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पहले कौन सी दवाइयां उसे चलती थी, किस डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं, ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आता है कि हाउ हाइव इज यूज्ड इन हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर के अंदर कैसे यूज होता है। तो पेशेंट का जो डेटा एनालिसिस है, यानी एनालाइज करना लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड को, आइडेंटिफाई करना डिजीज ट्रेंड को, यानी कौन कौन सी बीमारी उनको है, क्या उसका रेशियो है, डिजीज प्रिडिक्शन के लिए एनालाइज करना हिस्टोरिकल हेल्थ केयर को, यानी पुराना हेल्थ केयर क्या है किसी भी पेशेंट का, है कि नहीं। सपोर्ट करना प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल को, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, यानी डिटेक्ट करना अनयूजुअल इंश्योरेंस क्लेम को, यानी जो भी अनयूजुअल इंश्योरेंस क्लेम होते हैं ना, कुछ फ्रॉड उसके अंदर भी हो जाता है, आइडेंटिफाइंग करना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को,
क्लिनिकल रिसर्च यानी एनालाइज करना मेडिकल ट्रायल डेटा को, कंपेयर करना ट्रीटमेंट आउटकम को, यानी जो भी आउटकम मिला है उससे कंपेयर करना, उसके लिए यूज होता है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी के लिए यानी मॉनिटर करना हॉस्पिटल के परफॉर्मेंस को, यानी कोई भी हॉस्पिटल कितना लेवल का है। ऑप्टिमाइज करना रिसोर्स के एलोकेशन को। बेनिफिट क्या है हेल्थ केयर के लिए? ये स्केलेबल स्टोरेज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव डेटा वार हाउसिंग होता है, और ये सपोर्ट करता है लार्ज डेटा एनालिटिक्स को, और ये मदद करता है डिसीजन डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना। चलिए अब आता है यहाँ पे एक आर्किटेक्चर दिया हुआ है, हाइप आर्किटेक्चर, हाइप कंपोनेंट। तो हाइप आर्किटेक्चर में सबसे पहले यहाँ पे यूजर इंटरफेस, उसके बाद ड्राइवर, देन कंपाइलर, ऑप्टिमाइजर, एग्जीक्यूशन इंजन, देन लास्ट में आपका हेड ऑफ आएगा जिसमें आपका एसडीएफएस एंड प्रोसेसिंग इंजन रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेयर का जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यूजर इंटरफेस यूआई आता है। तो इसके अंदर सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस, वेब यूआई, जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन, अलाउ करना यूजर को टू सबमिट द हाइप क्यूरीज। ओके। ड्राइवर यानी जो ड्राइवर है वो मैनेज करेगा लाइफ साइकिल को हाइप क्यूरी के। फंक्शन इसके अंदर कौन होंगे? रिसीव्स करना क्यूरी को, क्रिएट करना सेशंस को, मैनेज करना एग्जीक्यूशन को, रिजल्ट रिटर्न करना। कंपाइलर की बात करें, पार्स करना हाइप क्यूरी लैंग्वेज क्यूरी को, परफॉर्मेंस जो आपका परफॉर्म करना, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस इसके अंदर आता है, कन्वर्ट करना क्यूरी को इनटू द एग्जीक्यूशन प्लान। ऑप्टिमाइजर यानी ऑप्टिमाइज करना क्यूरी के एग्जीक्यूशन प्लान को, रिड्यूस करना एग्जीक्यूशन टाइम को, इंप्रूव करना परफॉर्मेंस को। एग्जीक्यूशन इंजन की बात करें तो एग्जीक्यूट करना क्यूरी के प्लान को, सबमिट करना टास्क को टू द हेड ऑफ, कोऑर्डिनेट करना मैप रिड्यूस के साथ। हेड ऑफ लेयर एचडीएफएस स्टोर करेगा डेटा को मैप रिड्यूस, और ये जो है वो डेटा को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। ठीक है। अब हमारा हाइप कंपोनेंट आता है कि ये क्या होते हैं। तो हाइप कंपोनेंट का फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज होता है, ये यूज होता है क्यूरिंग के लिए डाटा को। ये सपोर्ट करता है सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ज्वाइन को। ठीक है ना। मेटा स्टोर किया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। मेटा डेटा जो स्टोर करेगा मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन को, स्टोर करेगा टेबल के स्कीमा को, स्टोर करेगा डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन को। यूजुअली स्टोर होगा आरडीबीएमएस में। मेटा डेटा जो है वो इंक्लूड करता है किस चीज को? टेबल के नेम में इंक्लूड होता है, कॉलम नेम में इंक्लूड होता है, डेटा टाइप में, पार्टीशन इन्फॉर्मेशन में। तीसरा हमारा आता है ड्राइवर जो कंट्रोल करता है क्यूरी के एग्जीक्यूशन फ्लो को, मैनेज करता है सेशन को। क्लियर हुआ। कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाइप क्यूरी को किसमें? एग्जीक्यूशन प्लान में। एग्जीक्यूशन इंजन जो एग्जीक्यूट करता है मैप रिड्यूस को, तेज को, स्पार्क जॉब को। स्टोरेज लेयर डेटा को स्टोर करना एसडीएफएस में। सपोर्ट करता है टेक्स्ट को, ओआरसी को एंड पार्क्यूट फॉर्मेट को। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे आता है कि हाउ हाइप वर्क, यानी आखिर कैसे हाइप वर्क करता है। तो पहले आपका यूजर जो है वो राइट करता है हाइप क्यूरी लैंग्वेज को, ड्राइवर रिसीव करता है क्यूरी को, कंपाइलर चेक करता है सिंटेक्स को, ऑप्टिमाइजर इंप्रूव करता है प्लान को, और एग्जीक्यूशन इंजन रन करता है जॉब के साथ ऑन द हेड ऑफ, और रिजल्ट रिटर्न होता है टू द यूजर। ठीक है। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। की फीचर्स दिए गए हाइव आर्किटेक्चर के, तो एसक्यूएल लाइक इंटरफेस होता है, स्केलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, स्कीमा ऑन रीड होता है, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है। एडवांटेज की हम बात करें तो ये इजी होता है फॉर द एसक्यूएल यूजर्स के लिए, ये सुटेबल होता है डेटा वार हाउसिंग के लिए, ये हैंडल करता है काफी बड़े डेटा सेट को। लिमिटेशन भी कुछ इसके हैं, ये रियल टाइम पे काम नहीं करता, हाई लेटेंसी नहीं देता, ये सुटेबल नहीं होता ओएलटीपी के लिए। ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ चीजें मिसमैच हुई है, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करूं। ठीक है। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग डेटा सोर्सेज, रियल टाइम डेटा स्ट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग। तो डेटा इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या है। तो डेटा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज इनटू द यूनिफाइड व्यू फॉर एनालिसिस। यानी जो डेटा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट मतलब क्या? डेटा को कंबाइन करना है कि नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा आ रही हैं उन डेटा को एक साथ कंबाइन कर देना। ठीक है ना। फॉर द अनफिट व्यू ऑफ एनालिसिस। ठीक है। और बिग डेटा इन्वायरमेंट में जस्ट लाइक अपाचे हेडोप इकोसिस्टम, जो डेटा है वो कहाँ से आता है? डेटाबेस से आता है, जिसमें माइस्क्यूएल, ओरेकल, वेब एप्लीकेशन से आता है, सोशल मीडिया से आता है, सेंसर से आता है, लॉग फाइल से आता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म से आता है। यानी ये अलग अलग सोर्सेस हैं जहां से डेटा निकल के आती हैं। ठीक है। अब आता है कि वाई डेटा इंटीग्रेशन इज नीडेड, यानी आखिर डेटा इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है भाई? तो रिमूव करना डेटा के सिलोज को, इंप्रूव करना डेटा के कंसिस्टेंसी को, इनेबल करना सेंट्रलाइज एनालिटिक्स को, और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग को। उसके लिए हम क्या करते हैं? डेटा का इंटीग्रेशन करते हैं। अब मेथड आता है कि किस तरीके से करेंगे। पहला आपका मेथड आता है ETL मेथड, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ये आपका मेथड है, यानी ये एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को फ्रॉम द सोर्स, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और लोड होता है इनटू द डेटा वारहाउस। ठीक है। दूसरा हमारा आता है ELT, एक्सट्रैक्ट एंड लोड फास्ट, ट्रांसफॉर्म लेटर। यानी ये इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होता है और फास्टेस्ट लोड होता है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक है।
तीसरा आता है डेटा वर्चुअलाइजेशन, एक्सेस मल्टीपल सोर्सेस विदाउट फिजिकल मूवमेंट, यानी क्या करना, एक्सेस करना मल्टीपल सोर्सेस को बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के। अब हमारा दूसरा है यहाँ पे टूल दिया गया है, ये वही चीज है जो कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। टूल यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए डेटा को। पहला आपका आता है अपाचे स्कूप, ये ट्रांसफर करता है डेटा को बिटवीन द RDBMS एंड हेडॉप। अपाचे फ्लूम जो कलेक्ट करता है लॉग को और स्ट्रीमिंग डेटा को। अपाचे कफका जो रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग पे काम करता है। दूसरा हमारा है डीलिंग विद द रियल टाइम स्ट्रीम्स, यानी आखिर कैसे रियल टाइम स्ट्रीम के साथ हम डील करते हैं। तो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम रिफर्स टू द कंटिन्यूअस जनरेशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी जो रियल डेटा स्ट्रीम होता है वो रिफर करता है किस चीज को रिफर करता है भाई, जो आपके कंटिन्यूअस जनरेशन होता है और प्रोसेसिंग जो होता है डेटा का उस चीज को क्या करता है, रिफर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल और स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा उसका अपडेट, तो वो इसके अंदर आएगा। सेंसर डेटा, जो भी सेंसर है डेटा को कलेक्ट करता है। सोशल मीडिया फीड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रियल टाइम डेटा का, पहला ये है कि कंटिन्यूअस फ्लो इसके अंदर होता है, हाई वेलोसिटी, लो लेटेंसी रिक्वायरमेंट और टाइम सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज दिए गए हैं। कफका मैसेज ब्रोकर की तरह काम करेगा। अपाचे स्पार्क रियल टाइम एनालिटिक्स। अपाचे स्टॉर्म स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अपाचे फ्लिंक फॉर इवेंट ड्राइवन एप्लीकेशन। फीचर्स दिए गए हैं बैच प्रोसेसिंग, रियल प्रोसेसिंग के, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये स्पीड आपका इसका स्लो होता है, इसका इमीडिएट स्पीड यानी इमीडिएट ये काम करता है। डेटा हैंडलिंग की बात करें तो ये लार्ज चंक होता है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग, ये हाइव जॉब होता है, ये स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है। क्लियर हुआ, चलिए अब हम मूव कर रहे हैं अगले। अगला हमारा है कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग ECP कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डेटा टू डिटेक्ट द मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यानी जो आपका CEP होता है, एक प्रकार का मेथड होता है जिसके माध्यम से हम एनालाइज करते हैं मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डेटा को, जिससे कि हम डिटेक्ट कर सके मीनिंगफुल पैटर्न को, यानी जो भी एक बेहतर पैटर्न है जिससे कोई मतलब निकलता है और उसके अकॉर्डिंग हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके, इसके लिए हम यूज करते हैं। ये फोकस करता है किस चीज पे, आइडेंटिफाइंग करने के लिए रिलेशनशिप को बिटवीन द इवेंट, डिटेक्ट करने के लिए पैटर्न को, ट्रिगर करने के लिए अलर्ट को एंड एक्शन को। ठीक है, एग्जांपल दिए गए हैं ECP की। बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन, मान लीजिए कि यदि मल्टीपल ट्रांजेक्शन है डिफरेंट लोकेशन पे विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो सिस्टम ट्रिगर्ड फ्रॉड अलर्ट आ जाएगा। मान लीजिए कि एक ही समय पे अलग अलग लोकेशन पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसके फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। की फीचर क्या है इसके अंदर, तो ये रियल टाइम एनालिसिस पे काम करता है, पैटर्न डिटेक्शन, इवेंट कोरिलेशन इसके अंदर और इमीडिएट एक्शन इसके अंदर होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने में, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, IoT मॉनिटरिंग के अंदर एंड हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। टूल कौन कौन से आते हैं, अपाचे फ्लिंक, अपाचे स्टूम एंड इस पर CEP इंजन इसके अंदर आते हैं। क्लियर हुआ, चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एंड पर्पस दिए गए हैं। डेटा इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, कंबाइन करना डेटा को फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, डेटा रियल टाइम स्ट्रीमिंग का, प्रोसेस करना लाइव डेटा को, यानी जो भी रियल डेटा है, लाइव डेटा है, उसको प्रोसेस करना। कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है पैटर्न को एंड ट्रिगर्ड करता है जो भी एक्शंस होते हैं उनको। अगला हमारा आता है ओवरव्यू, किस चीज का ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ पिग, हाइव एंड हाई, डिफरेंस बिटवीन द पिग एंड द हाइव, यूज केसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट, एग्जीक्यूशन एंड डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है, कह रहा है कि अपाचे पिग इज अ हाई लेवल डेटा फ्लो पैटर्न सॉरी प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द लार्ज डेटा सेट ऑन अपाचे हेडॉप। यानी जो आपका अपाचे पिग होता है एक प्रकार का हाई लेवल डेटा फ्लो प्लेटफॉर्म होता है जिनका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, जो भी बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं अपाचे हेडॉप में, उनको प्रोसेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट यूजेस अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड पिग लैटिन, यानी ये यूज करता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, जिसे हम लोग पिग लैटिन बोलते हैं। और पिग जो है वो सिंप्लीफाई होता है बाय राइटिंग द मैप रिड्यूस प्रोग्राम। अब आता है कि वाई पिग, आखिर पिग का यूज क्यों होता है, तो राइटिंग जावा मैप रिड्यूस कोड इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको पता है कि जो जावा मैप रिड्यूस है उसके कोड को लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए पिग जो है वो प्रोवाइड करता है एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, इसलिए भी हम इसका यूज करते हैं। ये सुटेबल होता है बड़े बड़े स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। की फीचर दिए गए हैं पिग के, ये हाई लेवल स्क्रिप्टिंग होता है, ये हैंडल करता है स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा को, ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, ये एक्सटेंसिबल होता है यूजिंग द UDF यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा हम इसको एक्सटेंडेबल बना सकते हैं। ये स्कीमा ऑन रीड होता है। फीचर दिए गए हैं हाइव एंड पिग के बीच का, कई बार डिफरेंस पूछ देता है। तो ये किसके लिए डेवलप होता है, डाटा वार हाउसिंग के लिए, डेटा फ्लो प्रोसेसिंग के लिए। लैंग्वेज इसके अंदर हाइव QL और इसके अंदर पिग लैटिन। सुटेबल होता है किस चीज के लिए, SQL के यूजर के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए। प्रोसेसिंग स्टाइल की बात करें तो डिक्लेरेटिव, यहाँ पे प्रोसीजरल। बेस्ट होता है किसके लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आउटपुट यहाँ पे दिया है टेबल और डेटा पाइपलाइन।
ठीक है, सिंपल समझिए, एसक्यूएल आपका जो हाइव है केवल एसक्यूएल बेस्ड एनालिटिक्स होता है और पिग आपका स्क्रिप्टिंग बेस्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यूज केसेस दिए गए हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो यूज यहाँ पे दिया हुआ है इन फॉर द लॉग प्रोसेसिंग, यानी एनालाइज करना सर्वर के लॉग्स को, क्लीन करना और ट्रांसफॉर्म करना रॉ डेटा को, एटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड के लिए, यानी डेटा को क्लीन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए डेटा को, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग के लिए यानी हैंडल करना अगर सेमी स्ट्रक्चर डेटा तो उसके लिए यूज करेंगे, डेटा पाइपलाइन डेवलपमेंट के लिए यानी बिल्ड करना और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को। यहाँ पे कुछ पिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे टाइपिकल प्रोग्राम इंक्लूड लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा एंड स्टोर्ड और डम रिजल्ट। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर कंपोनेंट दिए गए हैं, पिग लैटिन आता है जो हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, पार्सर जो होता है चेक करता है सिंटेक्स को, ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइज करता है लॉजिकल प्लान को, कंपाइलर कन्वर्ट करता है इनको मैप रिड्यूस जॉब में, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो एग्जीक्यूट करता है हार्ड ऑफ पे। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन मोड दिए गए हैं, पिग जो है वो रन करता है दो मोड पे, पहला लोकल मोड होता है, दूसरा मैप रिड्यूस मोड होता है। तो लोकल मोड जो होता है वो रन करता है एक सिंगल मशीन पे जो यूज होता है टेस्टिंग के लिए, और मैप रिड्यूस मोड जो होता है वो रन करता है हेड ऑफ क्लस्टर पे, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए आता है। ठीक है, पिग के एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें तो ये यूजर राइट करेगा पिग के स्क्रिप्ट को, पार्सर चेक करेगा सिंटेक्स को, लॉजिकल प्लान क्रिएट करेगा, ऑप्टिमाइजर इंप्रूव करेगा प्लान को। ठीक है, कंबाइन इनटू द मैप रिड्यूस देन आफ्टर एग्जीक्यूटेड ऑन हेड ऑफ। अब यहाँ पे डेटा मॉडल दिए गए हैं, पिग के अंदर डेटा मॉडल जो आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मॉडल। पिग जो है वो सपोर्ट करता है नेस्टेड डेटा टाइप्स को, सिंपल डेटा टाइप जिसके अंदर इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एरे, बाइट एरे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आपका टपल जो ऑर्डर सेट ऑफ फील्ड होते हैं जैसे जॉन 25, बैंक जो कि कलेक्शन ऑफ टपल्स होते हैं जिसमें जॉन 25, सैम 30, ये आपके क्या है कलेक्शन ऑफ टपल्स हैं। मैप की वैल्यू पेयर होता है जिसके अंदर नेम, हैज जॉन, एज, हैज स्टार 25। ठीक है, एडवांटेज क्या है पिक का, ये इजी टू लर्न होता है यानी इसको सीखना आसान होता है, ये कोडिंग के एफर्ट को रिड्यूस करता है, ये हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन को, और ये एक्सटेंसिबल होता है यानी इनको हम बढ़ा सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि ये रियल टाइम पे काम नहीं करता, ये स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू द स्पार्क, और ये रिक्वायर करता है हेड ऑफ को। अगला हमारा आता है ओवरव्यू ऑफ द मैहूट एंड मैहूट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि अपाचे मैहूट इज ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी डिजाइन टू बिल्ड द स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी जो आपका अपाचे मैहूट है वो एक प्रकार का ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो डिजाइन किया गया किस चीज के लिए, बिल्ड करने के लिए एक स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। मेनली ये यूज होता है किस चीज के लिए, क्लस्टरिंग के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए और रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि माहूत वाज ओरिजिनली बिल्ट टू रन ऑन अपाचे हेड ऑफ यूजिंग मैप रिड्यूस, यानी जो आपका माहूत है वो ओरिजिनली बिल्ट हुआ था किस चीज के लिए, अपाचे हेड ऑफ के लिए यूजिंग द मैप रिड्यूस, लेकिन बाद में इसका जो वर्जन है वो सपोर्ट करने लगा अपाचे हेड स्पार्क को और अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क को। वाई माहूत, आखिर क्यों माहूत को यूज हम करते हैं, तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जस्ट लाइक वर्क ऑन द स्मॉल डेटा सेट पे काम करने के लिए, कैन नॉट हैंडल द बिग डेटा एफिशिएंटली, तो हम उसके अंदर माहूत का यूज करते हैं। माहूत ये स्केलेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सुटेबल होता है फॉर द लार्ज डेटा सेट, और ये सपोर्ट करता है पैरेलल प्रोसेसिंग को। क्लियर, की फीचर्स दिए गए हैं इसके, ये स्केलेबल मशीन लर्निंग होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है, लाइब्रेरी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रन ऑन द हेड ऑफ एंड द स्पार्क, एंड ये सपोर्ट द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ठीक है, एल्गोरिथम कौन कौन सपोर्ट होते हैं इसके अंदर, क्लस्टरिंग होता है जिसके अंदर के मीन क्लस्टरिंग एंड फूजी के मीन्स होता है, क्लासिफिकेशन जिसके अंदर नेबेज और रैंडम फॉरेस्ट, और रिकमेंडेशन में जिसके अंदर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आता है। ठीक है ना, अगला हमारा माहौत वर्किंग है, वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो वर्किंग स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप में डेटा का इनपुट यानी स्टोर करना, डेटा स्टोर इन एचडीएफएस एंड डेटा फॉर्मेटेड होंगे इनटू द वेक्टर। स्टेप 2 में डेटा प्रोसेसिंग होगा यानी एल्गोरिथम सेलेक्ट होंगे यूजिंग द क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यूजिंग द हेडोप एंड स्पार्क। स्टेप 3 में हमारा मॉडल ट्रेनिंग यानी डेटा जो डिवाइड होंगे चंक्स में और प्रोसीड होंगे पैरेलली और मॉडल जनरेट होंगे, और स्टेप 4 में आउटपुट जनरेट होगा एंड रिजल्ट स्टोर होंगे एचडीएफएस में, और मॉडल जो है यूज होगा फॉर द प्रेडिक्शन और एनालिसिस। ओके, यहाँ पे एक बेसिक फ्लो दिया हुआ है, यूजर, माहौत लाइब्रेरी, स्पार्क, एचडीएफएस देन आउटपुट। क्लियर, एग्जाम्पल दिए गए हैं रिकमेंडेशन सिस्टम के सिनेरियो, ई कॉमर्स वेबसाइट वांट टू रिकमेंड प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर हम जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, हमारे सर्चिंग के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उनको रिकमेंड करता है। तो वर्किंग कैसे काम करता है इसका, सबसे पहले कलेक्ट करता है यूजर के परचेस डेटा को, यानी यूजर ने किस डेटा को परचेस किया, स्टोर करता है डेटा को किसमें, हाइव में, और अप्लाई करता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को एल्गोरिथम को, और जनरेट करता है रिकमेंडेशन को। ठीक है, एडवांटेज देखिए माहौत का, ये हैंडल करता है बिग डेटा को, ये स्केलेबल होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, और ये ओपन सोर्स होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। लिमिटेशन इसका ये है कि ये कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है कि नहीं,
और ये थोड़ा कम पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू द स्पार्क, और लिमिटेड रियल टाइम सपोर्ट यहाँ पे होता है। और एक लास्ट यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है ट्रेडिशनल एमएल एंड माहौत के बीच में। डेटा साइज इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। यहाँ पे सिंगल मशीन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिमिटेड होता है, ये हाई होता है, ये लोकल एंड हार्ड ऑफ स्पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को भी कंप्लीट किया, और जल्द मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।